कशिश न्यूज में हूं आपके साथ दीक्षा। रुक करते हैं कुछ खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने प्रेस वार्ता की और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोविड-19 के मद्देनजर योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान जो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार कोविड-19 में हुई मौत के गलत आंकड़े सरकार पेश कर रही है, इस पर तत्काल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 काम है। कोरोना काल में अखिलेश यादव ने सिर्फ 2 काम किए हैं। पहला आजम खान को देखने गए और दूसरा बाराबंकी में एक अवैध रूप से बनाए गए मस्जिद को प्रशासन ने न्याय उचित तरीके से हटा दिया और उस पर हाय तौबा मचा रखी है। और साथ ही क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना महामारी के इस दौर में प्रदेश के समस्त पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को आगामी 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त में निःशुल्क राशन वितरण करने का विगत मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया है। उसको अवगत कराने के लिए मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला पहुँचा वाले हैं, नाई, धोबी, हलवाई, अन्य जो भी प्रतिदिन कमाते खाते हैं, ऐसे सभी वर्ग के लोगों को हम माह में 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता दें। इस प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई है। आपके माध्यम से गाजीपुर जनपद वासियों को यही जानकारी देने के लिए और साथ में जो सरकार ने सभी के जीवन की रक्षा के लिए आगे बढ़ के काम किया है, हमारे विशेष रूप से यहाँ गाजीपुर की टीम ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य किया है, उसका भी स्वागत करने के लिए मैं आप सभी के मध्य में उपस्थित हूँ। राशन वितरण का सर क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब किस स्तर से कैसे बांटा जाए? राशन वितरण जैसे पूर्व में होता रहा है, जो भी पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं और अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन सभी को निःशुल्क मिलेगा। किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ अगर कोई पात्र परिवार है, उनका राशन कार्ड नहीं है, तो उनका प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड भी बनेगा, तत्काल बनेगा। साथ ही एक और 2 महीने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस बार भी, आज 21 मई है, कल 20 मई से ही एक और अभियान शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आया है 2 महीने के लिए निःशुल्क राशन, उसका वितरण कल प्रारंभ हो गया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से अलग से है, ये जो मई और जून में दिया जा रहा है, ये सरप्लस है। हमारा जो प्रदेश सरकार का नियमित 12 महीने चलता है वितरण, वह वितरण आगामी 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क कर दिया है। सर, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो भी कोरोना के आंकड़े दिए जा रहे हैं मृत्यु के, वो गलत दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 काम है। इस पूरे कोरोना काल में अखिलेश यादव ने केवल 2 काम किया। एक, आजम खान को देखने गए और दूसरा, बाराबंकी में एक अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी, उसको वहाँ के प्रशासन ने न्यायोचित तरीके से हटा दिया, तो उस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद हैं, 2 साल से कितने 100 लोग वहाँ मर गए, क्या हो गया, एक बार झांकने नहीं आए। अखिलेश यादव जी, जिनकी कोई ज़मीन नहीं बची है, उल जुलूल बयान देना, जो राहुल गांधी जी से अपनी प्रतियोगिता करते हैं, उनको उनकी बातों के लिए धन्यवाद। सर, कोरोना काल में आयुष्मान कार्ड कितना कारगर है? बिल्कुल कारगर रहा। कोरोना काल में सभी को निःशुल्क इलाज दिया गया है। कहीं पर भी किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए गए हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड था, जिनके पास नहीं था, लेकिन सर आगे भी चलता रहेगा। आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब तक जो आयुष्मान कार्ड से जो है किसी भी मरीज का जो है इस दौरान जो है कोई इलाज नहीं किया गया है। नहीं, हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं और अनेक लोगों की सद्भावनाएं भी आती हैं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा के अनेक जो उनकी गंभीर बीमारियां थी उससे निजात पाए हुए हैं और आगे भी उस कार्ड का लाभ उन परिवारों को मिलता रहेगा। तो इस कार्ड का लाभ सर जो कोविड-19 से जो पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं और निजी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, और तो क्या उनका उस इलाज में इसका मान लोग नहीं मान्यता रहेगा? बिल्कुल, सरकार का पूरा प्रयास है कि हम सभी कोविड मरीजों का निःशुल्क इलाज कर सकें। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी, उनके लिए भी रेट तय किया गया है और सभी जगह निःशुल्क इलाज हो। सरकार का यह प्रयास है और सरकार ने इसमें सफलता भी पाई है। 75 जिलों में आज योगी जी ने 93,000 जनसेवा केंद्रों के माध्यम से
वैक्सीनेशन और जांच की प्रक्रिया की शुरुआत की है, क्या बड़ा चैलेंज है? नहीं, इसमें यह बात जो वैक्सीनेशन हमारा होना है 18 प्लस के लोगों का, 18 से 44 के लोगों का, ये हमारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। गत मंत्रिमंडल की बैठक में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया कि हमारे अनेक ऐसे परिवार, अनेक ऐसे लोग हैं जो स्वयं से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। OTP आता है और हम OTP डालते हैं। तो इसके लिए हुआ कि हमारे जितने ग्रामीण हमारे जो जनसेवा केंद्र हैं उनको इससे जोड़ा जाए और सभी लोगों का, जैसे अभी 23 जनपदों में हमारा चल रहा है 18 प्लस के लोगों का, हमारे 75 जनपद कुल हैं, हम सभी को बहुत जल्द आच्छादित करने जा रहे हैं। तो जिन जिन जनपदों को हम जिस श्रेणी में लेते जाएंगे, हमारे जनसेवा केंद्रों को पहले से इसलिए सजग कर दिया गया है कि जैसे वो जनपद उस श्रेणी में आएगा तुरंत सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सभी लोग अपने क्रम में जाकर के वैक्सीनेट हो सकेंगे। यही सरकार का प्रयास है। जिला पंचायत चुनाव में आपके सत्ताधारी दल के कुछ ही चुनिंदे 6 या 7 सदस्य चुने गए हैं। इस हार को आप किस तरह से ले रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, किस तरह से? अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसी भी चुनाव में तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में अपने पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को सुधारा है, आगे बढ़ी है और इस चुनौती के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपने को स्थापित किया है। मंत्री जी, इस जनपद में ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है? नहीं, ईश्वर नहीं करे कि ब्लैक फंगस यहाँ आए, अभी तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। मंत्री जी, जब से कोविड-19 महामारी शुरू हुई है तब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर और कार्य करते हुए दिखा, लेकिन किसी भी पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी नहीं दिखा। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है? हम तो अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का जानते हैं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि यद्यप स्वयं भी संक्रमित होने के बाद भी जिस तरीके से भी काम किया जा सकता था वैसे काम करने का प्रयास किया और कोई भी, चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी लोगों ने अपने जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहे हैं, लोगों की सेवा निरंतर जारी रखे हैं। आजकल ऐसा भी है कि वर्चुअल माध्यम है, फोन के माध्यम है, जिनसे कि सदैव आप सेवा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रहे मेरठ के अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह करीब 9 बजे मेरठ के गंगानगर स्थित गंगासागर कॉलोनी में उनके घर पहुंचा। पार्थिव शरीर को देखते ही पूरी कॉलोनी के साथ गंगानगर के आसपास के लोग भी घर तक पहुंच गए। परिवार में जहां रोना शुरू हो गया तो वहीं बाहर भी खड़े लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंसुओं का सैलाब आंखों से बह निकला। वायुसेना की टीम ने परिवार के साथ ही करीबी रिश्तेदारों और कई लोगों को भी घर में अंतिम दर्शन कराया। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के दौरान शहीद अभिनव के कुछ स्वजनों की तबीयत भी बिगड़ गई। ताऊ को चक्कर आ गया और ताई भी बेसुध होकर गिर पड़ी। पिता सत्येंद्र चौधरी, माता सत्य बहन मुद्रिका और पत्नी सोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। पिता को संभालते हुए अभिनव की बहन मुद्रिका और साथ ही सोनिका की छोटी बहन मोनिका उनके आसपास ही रही। आपको बता दें, शहीद अभिनव के अंतिम दर्शन कर निकलते हुए लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर भारी मन का भाव साफ देखा जा सकता था। साथ ही अंतिम दर्शन के दौरान स्वजनों के मन के उद्गार भी निकले। आपको बता दें, पिता बेटे तो बहन भाई और साथ ही आसपास के लोग भी उस बच्चे की आवाज एक बार सुनने के लिए आतुर थे, जिसे देख देख कर वो अपने बच्चों को प्रेरित किया करते थे। साथ ही एक पिता के लिए ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा नहीं रहा। साथ ही आसपास के लोगों के मन से भी अंतिम दर्शन के दौरान काफी टीस निकलती रही। रोने के साथ ही सभी एक दूसरे को संभाल भी रहे थे। पत्नी को अभिनव की बहन और स्वजनों ने संभालने की कोशिश की। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने कहा कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। अभिनव कोई निशानी भी नहीं छोड़ के गए और परिवार आगे बढ़ाने वाला भी अब कोई नहीं रहा। दरअसल महिलाओं में ये चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि 17 महीने की शादी में अभिनव और पत्नी सोनिका पिछले सितंबर से अब तक ही साथ रह पाए थे। संभव है कि जीवन में उनकी कुछ अलग योजनाएं रही होंगी। अभिनव की अपनी कोई भी संतान नहीं थी। महिलाओं में ये चर्चा इसलिए भी ज्यादा दिखी कि उनकी आंखों के सामने उनका पला बड़ा नौजवान बिना किसी निशानी के बगैर दुनिया से चला गया। साथ ही शहीद अभिनव चौधरी के पार्थिव शरीर की सेना की ट्रक में लाया गया और साथ ही उसी ट्रक में गांव की ओर उन्हें
बाहर ले जाया गया। पिता सत्येंद्र चौधरी को परिवार और साथ ही अन्य सदस्यों के साथ दूसरी गाड़ी में लाने की तैयारी थी, लेकिन पिता ने वायुसेना अफसरों से कहा कि वो बेटे के साथ ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बेटे के साथ ही जाना है और परिवार का जो भी सदस्य साथ चलना चाहे उसे आप जाने दीजिए। नौजवान बेटे को खोने के गम में ट्रक के सफर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और साथ ही शहीद अभिनव के पिता सत्येंद्र चौधरी, पत्नी सोनिका उज्जवल, इसके अलावा छोटी बहन मुद्रिका और सोनिका की छोटी बहन मोनिका पार्थिव शरीर के साथ ही मेरठ के बागपत के पुसार घाट के लिए रवाना हुए। इस दौरान मोनिका जहां अभिनव के पिता को संभाल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुद्रिका भाभी सोनिका को संभालने की कोशिश करती दिखी। ये भैया 2014 का पास आउट है। ये सूरतगढ़ राजस्थान में है। भैया पहली पोस्टिंग ही यकीन नहीं है तभी से ही। हाँ, बीच में एक बार पठानकोट गया था बस। सुना है भैया के अभी हाल फिलहाल में शादी। हाँ जी, 25 दिसंबर 2019 में। ये भी सुनने में आ रहा है कि 1 रुपए से भैया। अब भैया इस बात की क्या लगी यार, क्या 1 रुपए का 1-2 रुपए का इस चीज से क्या है यार। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना, क्या रह गया यार। अब मेरी बच्ची का भी क्या हाल हो रहा है यार। हमारी जो बच्ची साथ में उसके कैसे लेकर आ रही होगी उसे साथ में, अब क्या रह गया यार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह ने अपने गृह जनपद अयोध्या के मुकलपुरा मोहल्ले में गरीब और साथ ही असहाय लोगों को राशन मुहैया कराया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह ने ये कहा कि गरीब परिवारों और साथ ही मध्यम वर्ग के लिए योगी सरकार आर्थिक पैकेज घोषित करे। लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वाले जो परिवार हैं उनके सामने परिवार चलाने का संकट है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जरूरतमंदों को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता राशन मुहैया कराएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों का काम धंधा छूट गया है और लोग बेरोजगार होकर घर पर कैद हैं। लोगों के लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया है और ऐसे में सरकार को अविलंब कर लोगों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नदीम रजा, लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार यादव और साथ ही मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद शाहजहां मौजूद थे। कोरोना महामारी की वजह से जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप है, चाहे वो मजदूर हों, ठेले वाले हों, कुंचे वाले हों, रेहड़ी पटरी वाले हों। ऐसे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी ये कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घरों तक हम राशन पहुंचाने का काम करें। और इसके साथ साथ जो पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कई शहरों में, चाहे लखनऊ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, इन शहरों में पार्टी ने ऑक्सीजन एक ऑटो एम्बुलेंस की भी शुरुआत की है। और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस का किराया नहीं दे सकते, हम ऐसे लोगों को एम्बुलेंस के जरिए भी मदद करें। और भोजन का जहाँ तक सवाल है तो पार्टी ये पूरी कोशिश है कि जब तक लॉकडाउन है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे सभी कार्यकर्ता फैजाबाद से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में राशन पहुंचाने का काम करेंगे। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे किसी भी जरूरतमंद को राशन के अभाव में भूखा न रहना पड़े। आज अयोध्या में क्या शुरुआत की है? तो अयोध्या में इस मुगलपुर मोहल्ले में हमने कई लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया है और हमारे बहुत सारे साथी जो आगे भी शहर के मोहल्लों को चिन्हित कर रहे हैं, जहां जहां जरूरत महसूस होगी उन सबको हम राशन पहुंचाने का काम करेंगे। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के कारण कई लोगों का रोजगार छिन गया है और इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है। मगर इसी बीच सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल भोजनालय की शुरुआत की है। आपको बता दें कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पहल की शुरुआत की, जिसमें लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा और साथ ही इस भोजनालय का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की बंदी में असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा अटल बिहारी फाउंडेशन की तरफ से और साथ ही कोरोना पीड़ितों और गरीब मजदूरों के लिए ये बड़ी पहल शुरू की गई है। अटल बिहारी फाउंडेशन ने ये सराहनीय पहल शुरू की है और लखनऊ के गांधी भवन में इस भोजनालय का शुभारंभ किया गया है।
अटल भोजनालय आपने शुरू किया, क्या कॉन्सेप्ट है और किससे लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा? दरअसल लखनऊ में कोविड के दौरान बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन इनको समय से नहीं मिल पा रहा है या भोजन करने में समस्या हो रही है। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ने तय किया कि लखनऊ के ऐसे जो निसहाय लोग हैं, जो कोविड पीड़ित हैं, उनको भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। आज उसके लिए विधिवत भोजनालय का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है पूजन भजन करने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ के लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन पा सकेंगे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। हाँ, जब तक आवश्यकता होगी तब तक ये भोजनालय लगातार चलता रहेगा और किसी को कोई दिक्कत न हो, इसका बराबर हम ध्यान रखेंगे। रामघाट में तपस्वी जी की छावनी में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने माता सीता के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि जल्द ही माता सीता का भव्य मंदिर यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। 2.25 लाख वर्ग फीट जमीन पर ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। साथ ही तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दावा किया है कि भगवान राम की प्रेरणा से माता सीता का ये मंदिर बनेगा और साथ ही 11,000 करोड़ की लागत से माता सीता का ये भव्य मंदिर बनाया जाएगा और साथ ही हर एक व्यक्ति से 1 रुपए और 1 ईंट ली जाएगी, जिसका जो कि मंदिर के सहयोग में लगेगी। साथ ही माता सीता के मंदिर में सोने का गर्भगृह होगा। इसके अलावा अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्थाएं दी जाएंगी और इसके साथ ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रहना खाना यहाँ पर निःशुल्क होगा। और क्या कुछ कहा है आचार्य ने, सुनिए। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है और जैसा कि जानते हैं कि प्रभु श्री राम तभी प्रसन्न होते हैं जब माता सीता का सम्मान हो, और देखा यह जा रहा है कि अयोध्या में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं बनाया गया कि जो माता सीता के नाम से हो। ये मुझे बड़ा दुख रहा, कई बार मुझे स्वप्न आता रहा। रामलला ने कई बार मुझे दर्शन दिया कि मेरा मंदिर बन रहा है तो सीता जी के नाम से भी कुछ एक ऐसा मंदिर अद्भुत बनना चाहिए, और वही प्रेरणा हुई। अब इसके बाद फिर जो है ये 2.25 लाख वर्ग फीट पंचकोशी के अंदर राम घाट स्थित यह जो है भूमि है, ये अपने आश्रम की है। इसमें आज जो है तो मैंने भूमि पूजन किया है और मैं प्रयास करूंगा कि सीता माता का ऐसा मंदिर बने कि दुनिया के कोने से जो भी यहाँ आएगा उसको भोजन की, रुकने की, हर चीज़ की निःशुल्क व्यवस्था देंगे। और इसका जो है सिर्फ हमने रखा है कि जो श्रद्धालु अगर देना चाहते हैं डोनेशन, मैं मांगने नहीं जाऊंगा कहीं, मैं कहीं जो है ये इसका अभियान नहीं चलाऊंगा। जिनकी इच्छा होगी तो उनसे सिर्फ 1 रुपए और 1 ईंट का सहयोग लेंगे। जिन श्रद्धालुओं को इच्छा होगी देंगे। और यहाँ माता सीता की कृपा से माता सीता की ऐसी रसोई चलेगी कि निःशुल्क लगभग पर डे मैं 1 लाख श्रद्धालुओं को भोजन यहाँ दूंगा, और वो अभी 56 भोग, ऐसा नहीं केवल दाल चावल खिला दिए, 56 भोग माता का डेली लगेगा 365 दिन, और सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क मिलेगा। रुकने की व्यवस्था निःशुल्क देंगे और हर तरह के हम यहाँ प्रयास करेंगे कि माता का दरबार, जैसे हनुमान जी जब गए और माता सीता के पास तो माता को देख के भूख लग गई, कहे सुनो महात्मु अतिशय भूखा। कैसे माँ को देख करके, माने माँ से बड़ा कोई नहीं है। और अगर भगवान राम को प्रसन्न करना है, राम लला को प्रसन्न करना है, तो माता सीता का आशीर्वाद लिए बिना संभव नहीं हो सकता है। और 33 करोड़ देवता जितने भी हैं, जब तक माता सीता की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति का कभी भी कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि माता सीता के मंदिर निर्माण से जो भारत का स्वरूप राम राज कर रहा है वो पुनः अब ये देखा जाता है कि जब सीता माता को प्रभु श्री राम जो है तो जब द्वितीय निष्कासन कर दिए थे, इसके बाद यज्ञ करते थे तो माता सीता के लिए स्वर्ण की सीता बना के रखते थे। मतलब सीता के बिना कोई यज्ञ भी सफल नहीं हुआ। भगवान ने भी जो है बिना सीता का कोई यज्ञ नहीं किया। इसलिए अयोध्या का गौरव तभी बढ़ेगा जब माता सीता का सम्मान होगा। और उसी के लिए आज जो है सीता माता मंदिर के लिए जो भूमि पूजन हुआ है, यह निश्चित रूप से माँ सीता की कृपा से, और रामलला ने मुझे प्रेरित किया, मुझे रामलला ने प्रेरित किया है कि सीता माता के नाम से भव्य मंदिर बनाओ। और हनुमान जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि किसी से सहयोग मत मांगो, मैं सब पूरा करूँगा। तो हनुमान जी जो है माता सीता का मंदिर बनवाएंगे और मुझे विश्वास है। अब इसके बाद हमने ये रखा है कि इसके बाद एक नक्शा बना करके उसका लोकार्पण करेंगे कि जो एक अद्भुत होगा। और जो मंदिर होगा, मेन मंदिर जो होगा वो पूरा स्वर्णमय होगा, पूरा स्वर्ण का, जहाँ जिसमें माता सीता का जो अंतर्गर्भगृह होगा
वो एकदम स्वर्ण का होगा, सोने का। और बाकी जो है वो हम जो है अपने ढंग से यहाँ निर्माण होगा, जो ये लोहे से और सीमेंट से, सरिया से, ईंटा इत्यादि से। लेकिन जो मेन गर्भगृह होगा वो पूर्ण एकदम सोने का होगा। और उसके लिए अभी कुछ दिन के बाद मैं आर्किटेक्ट बुला करके उसका नक्शा का लोकार्पण करूँगा। और इसके बाद फिर जो है तो फिर नींव पूजन होगा, फिर मंदिर का निर्माण शुरू होगा। मतलब मेरी इच्छा है कि अगर अयोध्या में लोग अभी आते हैं तो उनको रुकने की, खाने पीने की जिनके पास व्यवस्था नहीं तो निःशुल्क नहीं हो पाती है, वो हम पूरा करेंगे। ये लगभग इसमें 20 साल लगभग लगेगा। और मेरा मानना यह है कि यह मंदिर निर्माण लगभग जो है तो हमारा आंकड़ा यह है कि 11,000 करोड़ तक इसका जाएगा लागत, और वो हनुमान जी पूरा करेंगे। और इसी के साथ इन खबरों में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।